नमस्कार, जय श्री राम। आज साइकोलॉजी क्लास के साथ साइकोलॉजी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक रहेगा वो मनोविज्ञान का अर्थ रहेगा, उसकी प्रकृति रहेगी, उसका क्षेत्र रहेगा, मनोविज्ञान की परिभाषाएं रहेगी और उसका विकास रहेगा। तो इन टॉपिक पे आज अपन इस क्लास में चर्चा करेंगे। एक सरल तरीके से सरल भाषा के अंतर्गत ये पूरी क्लास तैयार की गई है। आप सभी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट की 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। इसलिए पूरी क्लास को अच्छी प्रकार से समझे, सरल भाषा में बनाई गई हैं। आपके आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगी। तो पूरी क्लास को समझें आप। और इसके बाद जो सेकंड क्लास रहेगी वो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन की रहेगी। तो साथ में आपको थ्योरी के रूप में पढ़ने के लिए भी मिलेगा और उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप आप के यानी तैयारी के लिए भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए थ्योरी भी पढ़े और साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप रूप से एक टेस्ट के रूप में, या अपने यूँ कहें कि टेस्ट सीरीज भी आपके साथ साथ में रहेगी। तो एक के साथ दो लाभ, तो आप इसका फ़ायदा अवश्य उठाएं। पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें, ताकि आप अच्छी प्रकार से क्लास को समझ पाएँ और उसके बाद जब आपका टेस्ट सीरीज रहेगा उसके आप अधिक से अधिक आंसर आप दे पाएँ। क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही अपने को मोटिवेशन मिलता है, तो साथ में आपका मोटिवेशन भी रहेगा, आपकी तैयारी का फीडबैक भी आपको मिलता रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान, यानी पहले अपने मनोविज्ञान के बारे में, उनके अर्थ के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद मनोविज्ञान की विकास के बारे में जानेंगे। उसके बाद अपने आगे शिक्षा मनोविज्ञान पे अपने जाएंगे। तो ये अपनी क्लास यहाँ से शुरू होती है। अर्थ अपने देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान शब्द यूनानी यानी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। ये अपने को ध्यान देना है कि मनोविज्ञान का जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के जो 2 शब्द हैं, यानी यूनान की जो ग्रीक भाषा है उसके 2 शब्द हैं, साइकी और लोगोस। यानी साइकी और लोगोस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है आत्मा, सोल एवं अध्ययन, स्टडी। इसका अर्थ यहाँ पे ग्रीक भाषा में ये होता है। शाब्दिक अर्थ में रूप में कहें तो आत्मा का अध्ययन इसका शाब्दिक अर्थ के रूप में होता है। यानी साइकोलॉजी के बराबर, यानी जो साइकोलॉजी शब्द है वो किससे निकला? ग्रीक भाषा, ग्रीक यानी यूनानी की ग्रीक भाषा के साइकी प्लस लोगोस से बना, जिसका अर्थ होता है आत्मा प्लस विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। उसके बाद मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक जो मनोवैज्ञानिक थे रुडोल्फ गोइकल ने किया था। ये अपने को यहाँ देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में भी। जब पीछे के एग्जाम के पेपर आप देखोगे, 3rd ग्रेड देखोगे, 2nd ग्रेड देखोगे, तो उसमें ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो मनोवैज्ञानिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक मनोवैज्ञानिक रुडोल्फ गोइकल ने किया था। ये अपने को याद रखना है। मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र की एक शाखा से हुआ। यानी यहाँ अपने को ध्यान देना है कि अरस्तु के समय में पहले एक दर्शन शास्त्र के रूप में मनोविज्ञान पढ़ा जाता था। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई। तो अपने को ध्यान देना है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। ये कई बार पूछा हुआ है। अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था, ये कई शताब्दियों पहले यानी इनका जन्म हुआ था। मनोवैज्ञानिकों के प्रयत्नों से धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। अब मैंने अभी बताया आपको कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान किस विषय से अलग हुआ था। तो अपने को ध्यान रखना है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान है वो अलग हुआ है। तो दर्शन शास्त्र से अलग हुआ था, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद आगे आता है आत्मा के, यानी सबसे पहले आता है आत्मा के विज्ञान के रूप में। यानी पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ा गया था। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अरस्तु के समय में आत्मा के विज्ञान के रूप में इसकी पढ़ा जाता है। प्रारंभिक चरण में
यह दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी की एक शाखा माना जाता था। यहाँ पे आपका फिर ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि प्रारंभिक चरण में दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी, फिलोसफी का एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। 16वीं शताब्दी तक मनोवैज्ञानिकों को आत्मा का विज्ञान माना जाता रहा, यानी 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता रहा। यूनानी यानी ग्रीक यानी दार्शनिक एक चिंतक था, यूनानी ग्रीक दार्शनिक चिंतक अरस्तु और प्लेटो और देकार्ते, तीन का ध्यान रखना है अपने। यानी यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि आत्मा के विज्ञान के रूप में जो संबंधित थे, तो मनोवैज्ञानिक संबंधित थे, तो ये पूछा जाता है कई बार, तो अपने को ध्यान रखना है अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते ये मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान ही मानते थे, यानी इन्होंने आत्मा का विज्ञान ही माना था। आत्मा के विज्ञान के जो समर्थक थे वो अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते थे। यूनान के रुडोल्फ गोइकल ने भी सन 1590 में आत्मा का विज्ञान कहा था, यानी यूनान का जो रुडोल्फ गोइकल था उन्होंने भी 1590 में आत्मा के विज्ञान इन्होंने कहा था। तो यहाँ अपने को तीन चीजें क्लियर हो जाती है कि एक तो जो इसका हिस्सा था वो फिलोसफी का था, दर्शन शास्त्र का था, इसकी शाखा के रूप में इसको पढ़ा जाता था। दूसरा, 16वीं शताब्दी के अंतर्गत आत्मा का विज्ञान इसको माना गया, मानने वाले थे अरस्तु थे, प्लेटो थे, देकार्ते थे, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा विज्ञान। इनका समर्थन रुडोल्फ गोइकल भी कर देता है 1590 में कि ये भी क्या है, आत्मा का विज्ञान जो मानता है, जो 16वीं शताब्दी के अपने यूं कहें कि लास्ट की बात आती है। उसके बाद क्या हुआ कि इसका भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने खंडन कर दिया आत्मा के मनोविज्ञान को, और उन्होंने माना कि आत्मा का विज्ञान एक मनोविज्ञान इसमें पूर्ण नहीं है। उसके बाद एक विचारधारा आती है, वो आते हैं मनोविज्ञान मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, यानी बाद में उन्होंने मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में ये विचारधारा सामने आते हैं। काल था 17वीं शताब्दी, यानी यहाँ पे लिखा हुआ 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक थे पंपोनोजी ने इसे मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया। यानी इसके बाद पंपोनोजी ने अपने अध्ययन में बताया कि जो मनोविज्ञान है वो, यानी 17वीं शताब्दी में इटली के मनोविज्ञान पंपोनोजी ने कहा कि मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान इन्होंने बताया था कि विज्ञान है वो मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला है। उसके बाद प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन लोक भी इनके समर्थक हो गए, थॉमस रीड भी हो गए। यानी जॉन लोक और थॉमस रीड जो काल था 1710 से 1796 ईस्वी, भी इसी मत के समर्थक रहे। तो इस प्रकार यहाँ पे अपने को एक बात ध्यान में देनी है कि मन का विज्ञान यानी क्या है, मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान, मन और मस्तिष्क के विज्ञान के समर्थक थे वो कौन थे? सबसे पहले पंपोनोजी इसका समर्थन करता है, उसके बाद जॉन लॉक और थॉमस रीड दो और आ जाते हैं। तो इस प्रकार पंपोनोजी, जॉन लॉक और थॉमस रीड तीनों किसके थे? मन और मस्तिष्क विज्ञान के समर्थक थे। शताब्दी थी वो 17वीं शताब्दी मानी जाती है। धीरे धीरे इस पे मनोविज्ञान पे विकास हो ही रहा था, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक इस पे कार्य कर रहे थे। तो धीरे धीरे 17वीं शताब्दी के बाद यानी 18वीं शताब्दी तक आते आते इसकी भी इसका यानी मन और मस्तिष्क के विज्ञान का भी खंडन किया जाने लगा, इसका भी खंडन कर दिया गया कि मन और मस्तिष्क विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को हम पूर्ण नहीं कह सकते या पूर्ण नहीं माना जा सकता। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका खंडन कर दिया जाता है मन और मस्तिष्क के विज्ञान का भी। उसके बाद विचारधारा आती है, वो आती है चेतना, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान के रूप में, यानी मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान के रूप में यहाँ पे आती है। ये जो काल था वो आता है 19वीं शताब्दी के अंतर्गत, यानी 19वीं शताब्दी तक आते आते मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान स्वीकार किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में कौन था इसके समर्थक थे? 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में माना। इनमें वाइबस था, यानी एक तो वाइबस, विलियम जेम्स, विलियम वुंट अतः जेम्स सली। वाइबस, विलियम जेम्स और विलियम वुंट और जेम्स सली, ये नाम हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ पे ये लोग मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के ये समर्थक थे। विलियम वुड और जेम्स सली के नाम है। इनमें कुछ मतभेद हो गए, क्योंकि चेतन मन के अतिरिक्त अचेतन मन और अर्धचेतन मन भी होता है। यानी उसके बाद धीरे धीरे क्या इन मनोवैज्ञानिकों में भी एक मत नहीं रहा, और इन्होंने चेतन मन के अलावा, क्योंकि जब अपने सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत अपने पढ़ते हैं मनोविश्लेषण का सिद्धांत, तो उसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि चेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन तीन स्थितियां हमारी बताई थी। तो इसके आधार पे इन मनोवैज्ञानिकों ने भी क्या है, इन पे मतभेद हो जाता है, और इन्होंने स्वप्नावस्था और इच्छावस्था में मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करना बताया था इन्होंने। यानी इनका मानना था सपनावस्था और इच्छावस्था मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करती है, तो इसलिए अपने मनोविज्ञान को केवल चेतना का विज्ञान अपने नहीं मान सकते। तो यहाँ पे आते थे चेतना के विज्ञान पे भी खंडन हुआ था। क्या
एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम है मैकडूगल। मैकडूगल की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर, यानी आउटलाइन साइकोलॉजी, ये किसकी पुस्तक थी? मैकडूगल की थी। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल की पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी की। इसके पृष्ठ संख्या 16 पे इन्होंने क्या लिखा? इस अपनी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 16 पे इन्होंने लिखा कि चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना करते हुए लिखा कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द, चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। यानी विलियम, ये बात, ये इसका खंडन कौन करता है? मैकडूगल करता है, अपनी पुस्तक के अंतर्गत करता है। उसकी पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पे ये बात यहाँ पे मिलती है। उन्होंने चेतना को बुरा शब्द बताते हुए उन्होंने ये कोट किया था। तो ये उसी का, उन्हीं का ही कोट में अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इसकी कोटेशन आपको याद कर लेनी है कि चेतना को बुरा शब्द किसने बताया था? मैकडूगल ने बताया था। तो ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है, पूछा जा सकता है। विलियम वुड 1879 में, यानी काल था, मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुड, काल था 1879, 1879, यानी 1879 के अंतर्गत जर्मनी के लीपजिंग स्थान पर, यानी जर्मनी का एक स्थान है लीपजिंग, लीपजिंग स्थान में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। जर्मनी में लीपजिंग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है वो स्थापित करने का कार्य किसने किया? विलियम वुड ने किया, 1879 में किया। ये ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। या आपको मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछ लिया जाता है तो विलियम वुड थे। इसका काल पूछ लेते हैं 1879, 1879। स्थान पूछ लेते हैं, जर्मनी के लीपजिंग स्थान पे ये प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। इसलिए वुंट को क्या है? वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो इस प्रकार चेतना के विज्ञान के रूप में ये धारणा रही। यहाँ पे आपको 3-4 बातें अपने को ध्यान में रखनी है। एक तो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत चेतना का विज्ञान आता है, शताब्दी ध्यान में रखनी है। इसके समर्थक कौन थे? वाइबस थे, विलियम जेम्स था, विलियम वुड था, जेम्स सली था। इनके नाम वाइबस, विलियम जेम्स, विलियम वुड, जेम्स सली, ये इनके समर्थक थे। लेकिन इनमें भी कुछ मतभेद हो गया, क्योंकि चेतन मन के अलावा अचेतन मन, अर्धचेतन मन भी के कारण इनमें मतभेद हुआ कि ये पर्याप्त नहीं माना जाता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है कि मैकडूगल की एक पुस्तक थी, अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी। ये कई बार पुस्तक पूछ ली जाती है कि आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी थी? तो मैकडूगल की पुस्तक थी। इस पुस्तक के पेज संख्या 16 पे उन्होंने चेतना को बुरा शब्द बताकर उन्होंने एक कोट किया था, कोट लिखा था। इसका कोट है, चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। इसके अलावा विलियम वुड ने 1879 में जर्मनी के लीपजिंग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की और इसीलिए विलियम वुड को मनोविज्ञान यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन ये क्लियर हो जाते हैं। इन क्वेश्चनों को अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे आता है, यानी इसके बाद मनोविज्ञान के चेतना का खंडन हो गया था, उसी समय खंडन हो गया था। उसके बाद आता है यानी मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में, यानी अगला जो आता है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान के रूप में माना जाता है। ये मनोविज्ञान की जो अगली शाखा थी वो मनोविज्ञान का व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान के रूप में सामने आती। काल था 20वीं शताब्दी, यानी 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान माना जाने लगा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक था वाटसन, यानी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा था। तो व्यवहारवाद मनोविज्ञान का जनक कौन, किसको माना जाता है? वाटसन को माना जाता है। स्पष्ट लिखा हुआ कि वाटसन को व्यवहार मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसके बाद इनके साथ जो समर्थक थे, विलियम मैकडूगल था, E.G. बोरिंग था, वुडवर्थ था, चार्ल्स स्किनर था। यानी ये सारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इन्होंने ही भी व्यवहार का विज्ञान ही इन्होंने माना था। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? पहला वाटसन है, व्यवहारवाद का जनक है, उसको वाटसन को माना जाता है। उसके बाद विलियम मैकडूगल है, E.G. बोरिंग है, वुडवर्थ है, चार्ल्स स्किनर है। इनको व्यवहारवाद का मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इसके बाद यानी वर्तमान में मनोविज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। यानी
व्यवहार की या अनुभूति के विज्ञान के बाद मनोविज्ञान को एक शुद्ध विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। अब वर्तमान में शुद्ध विज्ञान के रूप में यानी व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशु के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी यहाँ विज्ञान का रूप इसलिए दिया कि वैज्ञानिक अध्ययन, यानी यहाँ पे बात किया गया जो भी तथ्य है वो वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से यहाँ पे अध्ययन किए जाते हैं, इसलिए इसको विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान है वो जीवित प्राणियों के व्यवहार का एक क्या है, शुद्ध विज्ञान मान सकते हैं, व्यवहार का एक वैज्ञानिक अध्ययन अपने मान सकते हैं। इस पे आर.एस. वुडवर्थ ने एक कोटेशन दी थी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर मस्तिष्क से, फिर अपनी चेतना खोई और अब वह एक प्रकार के व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए हैं। ये कोटेशन बहुत बार पूछी गई है, आर.एस. वुडवर्थ की थी। यानी सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, उसके बाद मस्तिष्क त्यागा, फिर अपनी चेतना खोई और अब वह एक प्रकार के व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए हैं। तो ये बहुत बार ये आपकी कोटेशन आई हुई है, पूछी हुई है, एग्जाम में पूछी गई थी। ये कोटेशन किसकी थी, आर.एस. वुडवर्थ की थी। या कई बार ये कोटेशन लिख दी जाती है कि इसके समर्थक थे या इसके प्रतिपादक थे वो आर.एस. वुडवर्थ। ऑप्शन में 4 दिए होंगे तो इसमें आर.एस. वुडवर्थ सही होगा। तो यहाँ इस प्रकार यानी इसके अंतर्गत अपने व्यवहारवाद यानी मनोविज्ञान को व्यवहार और अनुभूति के विज्ञान के रूप में अपने बात करते हैं। लास्ट जो शेड है इसी को माना गया और वर्तमान में यही हमारा वर्तमान का जो विज्ञान है मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान ही चल रहा है। तो ये 20वीं शताब्दी की घटना थी। 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी का जनक था वो वाटसन था। यहाँ पे अपने वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा। ये भी अपने को ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा हुआ है पीछे के आप प्रश्न पत्र देखोगे तो उसमें ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। इसके समर्थक जी बोरिंग था, वुडवर्थ था, चार्ल्स था, स्किनर था और वर्तमान में एक शुद्ध विज्ञान के स्वरूप में इसको स्वीकार किया जाने लगा है। तो यहाँ से अपने क्या है, एक मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाता है। उसके बाद मनोविज्ञान की परिभाषाएं आती हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग रूप से मनोविज्ञान को परिभाषित किया है। बहुत बार ये कोटेशन पूछी भी जाती है। तो यहाँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुई है या बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं कोटेशन को मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो इन कोटेशन को आप याद भी कर लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है, रिपीट होती है। पहली है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या था, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। यानी वुडवर्थ की कोटेशन थी मनोविज्ञान है वो क्या है, वातावरण, मनोविज्ञान है वो वातावरण के संपर्क में, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। तो ये वुडवर्थ की कोटेशन थी, व्यवहारों का अध्ययन है। उसके बाद दूसरी आती है विलियम जेम्स के अनुसार। विलियम जेम्स क्या लिखता है, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा एवं चेतना की अवस्थाओं के वर्णन एवं व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। यानी जेम्स ने कहा था कि चेतना की अवस्थाओं, वर्णन एवं व्याख्या के रूप में दी जा सकती है। तीसरी है विलियम मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने क्या था, मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मैकडूगल ने मनोविज्ञान को जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है। उसके बाद अगली कोटेशन बोरिंग के अनुसार है, यानी अगली कोटेशन बोरिंग ने दी थी, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बोरिंग क्या कहता है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये बोरिंग की कोटेशन थी। अगली कोटेशन ई वाटसन के अनुसार आती है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये किसकी थी, ई वाटसन की थी। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना, ई वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा था। अगली बी.एफ. स्किनर की है। बी.एफ. स्किनर ने क्या था, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान बनता है। ये किसकी थी, स्किनर की थी। तो ये बार बार रिपीट हुई कोटेशन है, अपने को ध्यान रखना है इन पे। इसके बाद आता है मनोविज्ञान के क्षेत्र आते हैं, यानी आगे चर्चा होती है मनोविज्ञान के क्षेत्र की चर्चा होती है। तो ये बहुत बार मनोविज्ञान के क्षेत्र पूछे भी जाते हैं अपने को। तो मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है उसके बारे में अपने को ध्यान देना है। मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो पहला आता है सामान्य मनोविज्ञान, दूसरा आता है असामान्य मनोविज्ञान, तीसरा आता है तुलनात्मक मनोविज्ञान, चौथा आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, पांचवा आता है समाज मनोविज्ञान,
छठा आता है औद्योगिक मनोविज्ञान, सातवां आता है बाल मनोविज्ञान, आठवां आता है किशोर मनोविज्ञान और नौवां आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान। यानी यहाँ अपने क्षेत्र को विशेष रूप से ध्यान देना है। सामान्य मनोविज्ञान, उसके बाद असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान और उसके बाद अगला नेक्स्ट आता है वो आता है विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये अपने यानी क्षेत्र, इतने क्षेत्र से संबंधित हमारे मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान का क्षेत्र आता है। विकासात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान, परामनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो इनको अपने को याद कर लेना, ये कई बार पूछा गया है। तो इन्हीं में से कई बार क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है कि निम्न में से मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो अब नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तब इनमें से तीन इनके क्षेत्र में से देंगे आपको, इनमें से कोई भी तीन उठा करके आपको उसमें डाल देंगे, एक इनमें से नहीं वाला ऑप्शन देंगे। तो वहां एक जो नहीं है वो अपने को टिक मार्क करना है। और यदि क्वेश्चन ऐसे बना दें कि निम्न में से मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो है तो इसका मतलब तीन रोंग देंगे, एक इनमें से सही वाला डाला जाएगा। इन 14 में से कोई भी एक डाला जा सकता है, तो आपको उसका चयन करना है जो इनमें से जो आता है वो यहाँ पे मनोविज्ञान क्षेत्र से संबंधित होगा। तो इन क्षेत्र को इसी प्रकार से पढ़ ले, बार बार कंपटीशन में क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है शिक्षा, एजुकेशन। यानी अब अपने मनोविज्ञान के बारे में समझ लिया, भी मनोविज्ञान का अर्थ समझा आपने, कैसे मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, मनोविज्ञान किस सब्जेक्ट से निकला, दर्शन शास्त्र से निकला, उसके बारे में अपने पढ़ा। उसके बाद अपने उनकी शब्द की उत्पत्ति के बाद, उनके अर्थ के बाद अपने मनोविज्ञान की परिभाषाओं को हमने देखा। उसके बाद मनोविज्ञान के विकास के बारे में हमने जाना कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होता है, फिर किस प्रकार उनकी शाखाओं के रूप में पढ़ा जाता है, आत्मा के विज्ञान के रूप में, मन के विज्ञान के रूप में, मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में, फिर व्यवहार के विज्ञान के रूप में, इस प्रकार अपने। उसके बाद अपने इनके क्षेत्र के बारे में जाना। अब आता है अपना शिक्षा के बारे में, क्योंकि अब अपने किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पहले तो मनोविज्ञान के बारे में अपने जाना है, सामान्य के बेसिक बारे में, अपने अब शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ अपने को बढ़ना है। तो सबसे पहले अपने शिक्षा को जानेंगे, ये एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। अर्थ, शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी अंग्रेजी का ये एजुकेशन, शिक्षा के लिए अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द किया जाता है। यही जो एजुकेशन शब्द है वो किससे बना है, एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। यानी ये जो शब्द एजुकेशन, ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। किस भाषा से, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से विकसित हुआ है। एजुकेटम शब्द एक जो एजुकेटम शब्द है, यानी जो लैटिन भाषा का ये जो एजुकेटम शब्द है, ये किससे बना, ये ई तथा ड्यूको से बना है। ये दो शब्दों से बना है, एक तो बना ई और दूसरा है ड्यूको, DUC को ड्यूको। तो ई और ड्यूको दो शब्दों से ये बना हुआ है। ई का अर्थ होता है, इस ई का अर्थ है अंदर से, और ड्यूको, इस ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। मतलब ड्यूको का अर्थ हुआ, यानी एडुकेटम का अर्थ हुआ अंदर से आगे बढ़ना। यानी शिक्षा का अब अर्थ की बात अपने करें तो अंदर से आगे बढ़ना है। लैटिन के एजुसियर या एजुसियर शब्दों से भी एजुकेशन शब्द के मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। ये ध्यान रखना, ये जो लैटिन भाषा के कई जगह एजुकेयर आता है, कई जगह एजुसियर आता है, एजुकेटम आता है, तो ये एक ही शब्द है, अपने को ध्यान रखना है, ये लैटिन भाषा के है और इन शब्दों का अर्थ एक ही आता है। तो इन्हीं शब्दों से ये एजुकेशन बना हुआ है। इन दो शब्दों का अर्थ है आगे बढ़ना। यानी इन दो शब्दों का अर्थ क्या है, आगे बढ़ना या बाहर निकालना, यानी टू लेड आउट अथवा विकसित करना, टू रेज। तो इस प्रकार यानी आगे बढ़ना, बाहर निकालना या विकसित करना, अपने इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये शिक्षा का अर्थ है वो मूल रूप से हमारे सामने आते हैं। शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है।
एजुकेटम है वो दो शब्दों से बना, ई तथा ड्यूको से बना। ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना या बाहर निकालना। तो इस प्रकार अंदर से आगे बढ़ना इसका अर्थ अपने ले सकते हैं। तो ये हमारा एजुकेशन शब्द का अर्थ हमारे सामने आता है। उसके बाद आता है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी अब अपने जो क्या है शिक्षा के बारे में, अपने शब्द शिक्षा का शब्द कैसे बना, अब मनोविज्ञान के बारे में जान लिया। दोनों चीजों के बारे में अलग अलग रूप से स्पष्ट किया। सबसे पहले अपने किसके बारे में जाना, मनोविज्ञान के बारे में जाना, और दूसरा अपने किसके बारे में जाना, शिक्षा के बारे में जाना। और इन दोनों शब्दों का एक शब्द बनता है, वो बनता है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। यानी वैसे अपने मनोविज्ञान के विषय को देखें तो मनोविज्ञान का विषय बहुत बड़ा है। जब आप इसके एक्सपर्ट की बात करें अपने, तो इसके आप पीजी के अंतर्गत आप जाते हैं, यूजी में आप इसको पढ़ते हैं, पीजी में पढ़ते हैं आप साइकोलॉजी को। तो ये बहुत सारे क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी आता है, औद्योगिक क्षेत्र में भी आता है, यानी हर क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो अपने तो केवल शिक्षा के क्षेत्र वाले मनोविज्ञान, शिक्षा के वाले मनोविज्ञान को ही अपने को पढ़ना है, क्योंकि अपने को शिक्षा के क्षेत्र में ही अपने को काम में लिया जाता है। तो इसलिए अपने इसी क्षेत्र को पढ़ेंगे। औद्योगिक मनोविज्ञान का अपने कोई मतलब नहीं है, चिकित्सा मनोविज्ञान का अपने कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अपने को केवल शिक्षा मनोविज्ञान के पार्ट को ही हमें पढ़ना है। तो मनोविज्ञान का एक पार्ट यानी शिक्षा जो मनोविज्ञान है, इसको यहाँ अपने पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है। तो आगे वाली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो उसमें क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान को अपने पूरा क्लियर करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। इसी से अपने यहाँ शुरू करेंगे। अभी जो आज की क्लास रही इसमें बहुत सारे, यानी मैं मानता हूं कि आज की क्लास के अंतर्गत कम से कम 50 क्वेश्चन आपके वैकल्पिक क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसलिए इस क्लास को आपने अच्छे प्रकार से समझा है। उसको एक बार और आप इसको 2 बार इसको आप देखें, ताकि आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। और मेरा मानना है कि आप साथ साथ में ये शॉर्ट रूप से, यानी जो भी फैक्ट है वो शॉर्ट रूप से लेकर के आया हूँ, कई किताबों से कंसल्ट करके लेकर के आया हूँ। किसी प्रकार की गलती नहीं है। तो आप अपने नोट्स भी आप इससे तैयार कर सकते हैं। साथ साथ में क्लास लगाएं तो साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाएं, शॉर्ट में नोट्स बन जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप मात्र 10-15 दिन के अंतर्गत पूरी साइकोलॉजी है वो आप समझ लेंगे। चाहे आप 3rd ग्रेड से संबंधित हैं, 2nd ग्रेड से संबंधित हैं या 1st ग्रेड से संबंधित हैं। और उसके बाद जब 15 दिन के नोट्स बन जाते हैं तो आप इसको बार बार 4 या 5 बार पढ़ लेंगे, समझ विकसित हो जाएगी। तो इसको मतलब 2-4-5 दिन के अंतर्गत आप नोट्सों को एक बार में आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसलिए साथ में नोट्स भी बनाएं, अच्छे प्रकार से सुने। आगे वाली क्लास इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की रहेंगी। तो क्लास को आपने कितना समझा है इसका आउटपुट हमें उस टेस्ट से मिलेगा, यानी उस जो आपका टेस्ट सीरीज है उससे अपना आउटपुट आता है। तो टेस्ट सीरीज अवश्य देवें। आगे वाली क्लास में आपको टेस्ट सीरीज को देख करके आप देखें कि ये क्लास आपकी कितने समझ में आई। उसके बाद तीसरी क्लास शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी से अपने इससे आगे अपने शुरू करेंगे। पूरा सिलेबस, यानी जो आपका 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड में है वो पूरा सिलेबस अपना पूरी क्लासों के माध्यम से आएगा। तो इसलिए आप किसी भी प्रकार के वीडियो को आप स्किप न करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को दबा लेवें, और भी आपके साथी हैं उनको भी आप सेंड कर देवें, क्योंकि पूरा सिलेबस है वो आपको यहाँ पे करवाया जाएगा शॉर्ट के साथ, सरल तरीके से, ट्रिक के साथ। तो इसलिए आप पूरी क्लासें अवश्य देखें। धन्यवाद। जय श्री राम।